हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट साइंस की नेक्स्ट क्लास 20th। आई होप आपको समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इस क्लास का, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर वेपर का, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसमें जितनी भी मात्रा प्रेजेंट होती है वाटर वेपर्स की, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। फिर आता है जो ह्यूमिडिटी है ये मेजर की जाती है, यानी कि मापी जाती है 3 तरीके से। एक तो क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, फिर आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। ये क्या होता है, जैसे कि एक यूनिट वॉल्यूम होती है एयर की, उसमें जितने भी एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर वेपर का, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में बदलती रहती है जगह से जगह पर, मतलब कि प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, यानी समय के अनुसार भी ये बदलती रहती है और जगह के अनुसार भी ये बदलती रहती है। फिर क्या है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं एज ए इंडेक्स, मतलब कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जो यूज की जाती है ये बहुत कम यूज की जाती है। ये जो तरीका है ह्यूमिडिटी मापने का, ये बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये जो एयर की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है या एक्सपेंशन होती है, यानी कि एयर में जो बदलाव आते हैं, तो उस वक्त ये क्या होती है, बदलती रहती है। फिर जिस वजह से क्या है, वाटर वेपर है वो कांस्टेंट नहीं रह पाते, और वाटर वेपर नहीं माप पाते तो क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है उसका अमाउंट हमें पता नहीं लगेगा। फिर आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है कि एक यूनिट वेट ऑफ एयर है, मतलब कि एयर का एक यूनिट वेट है, उसमें जितना भी वेट प्रेजेंट है वाटर वेपर का जितना भी वेट प्रेजेंट होता है यूनिट वेट ऑफ एयर में, उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यानी कि जैसे कि एक यूनिट मास है एयर का, उसमें जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उसका जितना वेट है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, ये मापी जाती है यूनिट ऑफ वेट में, यानी कि वेट कितना है। जैसे कि एयर के वेट में कितने, क्या मापना था, वाटर वेपर का वेट, उससे क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये ह्यूमिडिटी को मेजर करती है। फिर आता है कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो चेंज होता है उससे अफेक्ट नहीं होती। फिर आता है कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये जो वेपर प्रेशर है एयर का, उससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर वेपर प्रेशर है एयर का वो बढ़ेगा तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, और कम होगा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कम होगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एयर प्रेशर के, यानी कि अगर एयर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है जो वो कम होगी, और एयर प्रेशर अगर कम होगा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर अब हम आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो ये एक रेशो है कि एयर में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है और जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कोई भी एयर होल्ड कर सकती है किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पे, उनकी रेशो को क्या कहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर क्या आता है कि जो ये रेशो है ये परसेंटेज की, ये जैसे कि मतलब परसेंटेज से एक्सप्रेस की जाती है। फिर आता है कि जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये बेस्ड होती है, यानी कि डिपेंड होती है किस पे,
एक तो वाटर वेपर के कंटेंट पे, यानी कि वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, और एक एयर की कैपेसिटी पे कि एयर कितने वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। इन पे क्या होती है, डिपेंड होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर आता है कि जो चेंज होते हैं टेम्परेचर में, उसे क्या है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो एयर में क्या होंगे, वाटर वेपर बढ़ेंगे, और वाटर वेपर बढ़ेंगे, जितनी भी ज़्यादा एयर होगी उतनी उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और उतने वाटर वेपर होल्ड करेगी। तो इसकी जो रेशो होगी वहाँ पे अच्छी खासी निकलेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। यानी कि फिर है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, वेपर प्रेशर इंटू 100 बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर। फिर आता है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये क्या डिटरमाइन करती है कि जो इवेपोरेशन है उसका रेट क्या है, यानी कि कम इवेपोरेशन हो रहा है या ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है, यानी कि जो क्लाइमेट यानी कि मौसम में जो बदलाव आते हैं उनको मापने का भी एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से भी वो क्लाइमेट में क्या होता है, बदलाव आते हैं, मेजर किए जा सकते हैं। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जो वाटर वेपर की जो कंडेंसेशन होती है एयर में, और वो क्या करते हैं, जैसे कि जो वाटर वेपर है कंडेंस होते हैं यानी कि इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, आइस बनाते हैं। फिर जब वो आइस बनती है वाटर वेपर की, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, तो उससे क्या होता है, वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रेसिपिटेशन। और क्या होता है, जो कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर की, तो जो वाटर वेपर है वो ग्राउंड पे फॉल होता है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर गिरती है। किसकी फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी गिरती है, आइस की फॉर्म में भी। इस ऑल ओवर प्रोसेस को भी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये कहता है कि जो प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो तो क्या कहते हैं, रेनफॉल, यानी पानी की जो बूंदें हैं उनकी फॉर्म में अगर जो वाटर वेपर्स हैं वो धरती पे आए, यानी कि ग्राउंड सरफेस पे आए, तो उसे क्या कहते हैं, रेनफॉल। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, वहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेशन जब होएगी तो स्नोफ्लेक्स बनेंगे, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े बर्फ़ के टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे वाटर वेपर्स। तो क्या, जब वो गिरेंगे तो उसे क्या कहते हैं, स्नोफॉल, यानी छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जब गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्नोफॉल। फिर आता है जो प्रेसिपिटेशन है, अगर हार्ड फॉर्म और राउंड पैलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो, यानी कि जब वाटर वेपर में जब प्रेसिपिटेशन यानी कि कंडेंसेशन होएगी, और वो अगर हार्ड और राउंड पैलेट यानी कि गोल बड़े बड़े हार्ड जो स्टोन से बनाता है, तो और उसकी जब जब वो धरती पे आता है उसे क्या कहते हैं, हेल, यानी कि उस प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं, हेल। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के ओरिजिन के बेस पे 3 टाइप है, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन के बारे में। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है कि जब एयर गर्म होती है तो क्या होते है, वो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, और फिर जब एयर राइज होती है यानी कि ऊपर की तरफ जाती है तो ये क्या होती है, फैल जाती है और हीट को क्या करती है, लूज करने लगती है, यानी कि हीट इसमें से निकलने लगती है, और वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है और क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये कन्वेक्शनल
प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है ये। इसमें क्या है, ओलो क्या है कि जैसे एयर है, गर्म हुई, वो लाइट होगी और फिर क्या ऊपर की तरफ जाएगी और वो कंडेंस होके क्या करेंगे, वहाँ पे एयर वाटर वेपर कंडेंस होके क्या करते हैं, क्लाउड की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। अब इसमें देखो, जैसे ये डायग्राम है, इसमें क्या है, C3, यहाँ पे क्या हुआ, मॉइस्ट एयर है, यानी कि जो नमी वाली हवा है, वो क्या होती है, राइज होती है, ऊपर की तरफ जाती है हीट की वजह से। फिर क्या है, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये क्या हुआ, एयर कूल हुई। फिर क्या है, एयर कूल होने के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन होगी और क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड से क्या हो, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। और क्लाउड से क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्राउंड सरफेस पे आते हैं। अब आता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि जो रेन, स्नो और अदर टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे कि हेल है, गेजल्स हैं, ये भी अलग अलग तरीके के जो प्रेसिपिटेशन ये प्रोड्यूस होते हैं। कब, जब एयर जब नमी वाली एयर जब है वो माउंटेन रेंज पे, यानी कि जो पहाड़ों की रेंज है वहाँ पे क्या होता है, एयर मूव होती है नमी वाली, तब क्या होता है, रेन, स्नो और अदर टाइप की प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होती है। और जब एयर राइज होती है तो क्या होता है, वहाँ पे जो एयर है वो कूल हो जाती है और ओरोग्राफिक क्लाउड फॉर्म करती है। और इसमें क्या होता है, जो ये सोर्स है इसका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। ये क्लाउड, ओरोग्राफिक क्लाउड फॉर्म होने का जो सोर्स है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। और जब जो ये प्रेसिपिटेशन होती है तो इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ जो ये प्रेसिपिटेशन के बाद जो ये रेन, स्नो है और ये जैसे कि गेजल हैं, हेल्स हैं, ये जो गिरते हैं ये मेनली माउंटेन के ही चोटी पे गिरते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में दिखा रखा, इसमें जैसे कि वाटर वेपर कंडेंस हुए हैं एयर कूलिंग की वजह से। नमी वाली एयर पहले क्या हुआ, ऊपर गई, जैसे कि अपर लेयर में गई, फिर क्या हुआ, वहाँ पे कंडेंस हुए, क्लाउड की फॉर्मेशन हुई। क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ कि वो वहाँ पे जो फॉल हुआ वो क्या हुआ, पहाड़ों की चोटी पे हुआ। इसमें दिखा रखा है यहाँ पे, ये दिखा रखा है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि जब प्रेसिपिटेशन है अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। यानी कि जब प्रेसिपिटेशन होती है तो उसमें क्या, एक साइक्लिक फॉर्म बनी, यानी कि एक चक्कर बनी, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। और जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है ये कैसे होता है, जब एयर मास है वो लिफ्ट होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो उस वक्त क्या होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है। फिर क्या होता है, जो वार्म और ह्यूमिड एयर, यानी कि जो गर्म और नमी वाली हवा है वो कवर की जाती है कोल्ड एयर मास के द्वारा। वो क्या करते हैं, टर्बुलेंट कोज करते हैं, यानी स्टॉर्मिक कंडीशन, यानी कि एक तरह से जैसे कि बिजली गिरती है वैसा। और तूफानी जो कंडीशन हो जाती है वो कब होती है, जब वार्म एयर कोल्ड एयर के साथ क्या होती है, कवर होती है तब। फिर क्या है, जब जो ये प्रेसिपिटेशन है ये वाली साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर जब कवर होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के कवरेज में आती हैं, तो क्या होता है, जो टर्बुलेंट होती है और जो स्टॉर्मिक कंडीशन फॉर्म हुई वो क्या होती है, फ्रंट साइड होती है मेनली, यानी कि अलोंग द
देयर फ्रंट, यानी कि जो सामने है उनके सामने ही चलती रहती हैं एक तरह से। जैसे कि इसमें है डायग्राम में, इसमें क्या मॉइस्चराइजिंग एयर, मतलब कि मॉइस्ट एयर है वो ऊपर हुई, प्रेसिपिटेशन हुए, रेन शेडो रीजन हुआ, वहाँ पे ड्राई डिसेंडिंग एयर है, जैसे कि वहाँ पे क्या हुआ, जो हवाएं हैं ये एक दूसरे से कवर हुई, वहाँ पे क्या हुआ, मतलब एक तरह से एक दूसरे के कवरेज में आई, और इनके साथ क्या हुआ, जब वो एक दूसरे से क्या हुई, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ, टर्बुलेंट कॉज हो गया, यानी कि हलचल पैदा हो गई। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देखते हैं ना, उसके लिए क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई तो किया, बाकी अगर कोई कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।